पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। अब हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद देखा था टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड देन आगे देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट जो बर्नर ने किया था, बर्नर्स एक्सपेरिमेंट। बर्नर्स एक्सपेरिमेंट क्या था? COCl3 COCl3 कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड के साथ अमोनिया का रिएक्शन कराया उसने। अमोनिया का NH3 का एन हमने लिखा है, इस एन का मतलब है इसको वैरी कराया इनफैक्ट उसने। मतलब कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड के साथ थोड़ा बहुत अमोनिया का रिएक्शन कराया, फिर थोड़ा ज्यादा अमोनिया का रिएक्शन कराया, फिर थोड़ा ज्यादा, और लास्ट में अमोनिया एक्सेस लिया। तो उसने देखा डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मिला, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन वाला कंपाउंड मिला। अमोनिया का अमाउंट कम रखा। एक मिनट, मेरे को चाय पी लेने दो। कहाँ गया मैं? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग को करो। हाँ, बर्नर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, COCl3 का रिएक्शन कराया अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया तो एक कंपाउंड उसको मिला जिसका कंपोजिशन था COCl3, COCl3 3NH3। इसके बाद क्या किया उसने? अमोनिया का अमाउंट बढ़ा दिया। अमोनिया का अमाउंट जब बढ़ा दिया तो उसको कंपाउंड, उसको नया कंपाउंड मिला जिसका कंपोजिशन अलग था। वो कंपाउंड था COCl3 4NH3। अमोनिया का अमाउंट और ज्यादा बढ़ा के कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया तो नया कंपाउंड मिला COCl3 5NH3। और जब अमोनिया एक्सेस रखा तो उस केस में, एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा, जितना COCl3 है उससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा अमोनिया रखा, तो वैसे केस में प्रोडक्ट मिला COCl3 6NH3। मतलब इससे ज्यादा कितना भी अमोनिया रखे तो ये लास्ट वाला प्रोडक्ट ही बन रहा था, ये लास्ट वाला प्रोडक्ट ही बन रहा था। अच्छा, इस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इस प्रोडक्ट बनने का मतलब क्या है? अरे हुआ ये होगा कि एक मोलेकुल में कोबाल्ट का एक मोलेकुल, क्लोरीन का 3 मोलेकुल, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का 3 मोलेकुल, हाइड्रोजन का 6 मोलेकुल, 9 मोलेकुल। क्या क्या बोल दिए इंग्लिश में। कोबाल्ट का एक एटम, क्लोरीन का 3 एटम, नाइट्रोजन का 3 एटम और हाइड्रोजन का 9 एटम मिला होगा एक मोलेकुल। तो सोचा होगा यही फॉर्मूला होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ COCl3 के साथ अमोनिया का रिएक्शन कराया तो अमोनिया का अमाउंट कितना ले रहा है इस पे डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट। कम लिया ये प्रोडक्ट, थोड़ा ज्यादा लिया ये प्रोडक्ट, मतलब ये बोल सकते हो कि ये 1:3 के रेशियो में लिया ये प्रोडक्ट, 1:4 के रेशियो में लिया ये, 1:5 के रेशियो में ये, 1:6 के रेशियो में ये, 1:7 के रेशियो में, 1:8 के रेशियो में, 1:9 के रेशियो में, किसी भी रेशियो में लोगे फीड फर्दर तो यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो, ये जो प्रोडक्ट मिला इसका रिएक्शन कराया वर्नर ने ही। वर्नर एक्सपेरिमेंट उस समय किया था जिस समय इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं। इसका रिएक्शन AgNO3 के साथ, इसका रिएक्शन कराया एक्सेस AgNO3 के साथ। इसको एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया, AgNO3 एक्सेस, एंड इसको भी एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया।
ये चारों को जब एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया तो उसको क्या देखने को मिला, यहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिला, नो प्रेसिपिटेट। बट नीचे वाले रिएक्शन में प्रेसिपिटेट मिला व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट मिला, यहाँ भी व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट मिला और यहाँ भी व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। प्रेसिपिटेट का जो अमाउंट था वो भी वैरी किया। यहाँ पे 1 मोल प्रेसिपिटेट मिला, यहाँ पे 2 मोल प्रेसिपिटेट मिला और यहाँ पे 3 मोल प्रेसिपिटेट मिला। मेरे को पहले ये बता दो, ये जो प्रेसिपिटेट मिला है ये कौन रहा होगा? इस दोनों के साथ, इसका और इसके साथ रिएक्शन हुआ है तो यहाँ जो प्रेसिपिटेट मिला है कौन रहा होगा युवराज? सर AgCl2। AgCl, AgCl2 नहीं, Ag प्लस ना होता है। यस सर Ag। सिल्वर क्लोराइड बना होगा, सिल्वर क्लोराइड बना होगा, सिल्वर क्लोराइड बना होगा। ये सिल्वर इधर का क्लोराइड, ये सिल्वर इधर का क्लोराइड, ये सिल्वर इधर का क्लोराइड। अब सवाल है कि ये सिल्वर इधर भी तो क्लोराइड था, तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड क्यों नहीं बना? और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड 1 मोल, 2 मोल और 3 मोल क्यों बना? तुम सबको पता है कि सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए कि AgCl व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी। AgBr कैसा होता है युवराज? पेल येलो प्रेसिपिटेट। और AgI कैसा होता है? ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट, ब्राइट येलो। ब्राइट येलो मतलब ये बोल सकते हो डीप येलो, और ये हल्का येलो है और ये व्हाइट है। तीनों याद रखोगे तुम। हालांकि यहाँ तो AgCl का यूज है, लेकिन बाकी चीजें भी याद रहना चाहिए। अब जरा गौर करो, यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो क्लोरीन दिख रहा है ना, यहाँ जो क्लोरीन दिख रहा है ना, ये फ्री नहीं है। क्योंकि फ्री रहेगा तभी Ag प्लस के साथ जुड़ के AgCl बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है, या कौन वाला, ये जो कंपाउंड है इसमें Cl फ्री नहीं है और इसमें Cl फ्री है, तभी तो AgCl बना। और इसमें भी Cl फ्री है, लेकिन इससे ज्यादा फ्री इसमें है और इससे बहुत ज्यादा फ्री इसमें है, तभी तो यहाँ 3 मोल प्रेसिपिटेट बना। एक्चुअली में होता ये है कि यहाँ पे ये फर्स्ट वाला में कंपाउंड जो होता है COCl3 NH3 CO NH3 OL3 CO, ओह क्या कर दिया, CO को Cl3। इस कंपाउंड में एक्चुअली ये कुछ इस तरह का है, इस तरह का है, मतलब तीनों का तीनों क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला क्लोरीन फ्री होगा? बोलो। नो सर। नहीं ना होगा। अच्छा, बीच में थोड़ा सा स्टेप हम स्केप किए हैं, उसको भी बताएंगे। और नीचे वाला में क्या होता है, COCl, इससे कितना मोल निकला है, ये प्रेसिपिटेट कितना मोल बना है? कहाँ गया? इसमें 1 मोल प्रेसिपिटेट बना है, 1 मोल प्रेसिपिटेट बना है, 1 मोल प्रेसिपिटेट बना। अच्छा, प्रेसिपिटेट का नाम ले लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे Ag
Cl बना है। ओह, यहाँ तो बना ही नहीं है, यहाँ तो बना ही नहीं है। बना है यहाँ पे AgCl प्रेसिपिटेट बना है 1 मोल, यहाँ पे AgCl प्रेसिपिटेट बना है 2 मोल, और यहाँ पे AgCl बना है 3 मोल। फिर AgCl3 लिख दिए। AgCl बना है 3 मोल। इसका मतलब AgNO3 तो यहाँ भी एक्सेस है, यहाँ भी एक्सेस है, यहाँ भी एक्सेस है। तो जरूर इससे 1 क्लोरीन फ्री हुआ होगा, इससे 2 क्लोरीन फ्री हुआ होगा, और इससे 3 क्लोरीन फ्री हुआ होगा। मतलब यहाँ पे 3 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर रहा होगा, यहाँ पे 2 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर रहा होगा, और यहाँ पे 1 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर रहा होगा। तो फ्री तो वही होगा एक सॉल्यूशन में जो ब्रैकेट के बाहर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि तुम इसका फार्मूला लिख सकते हो इस तरह से CONH3 4 Cl2 एंड 1 Cl बाहर। क्या इस तरह से फार्मूला लिखोगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा कि इसका AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 1 ही मोल AgCl बनेगा? बोलो, हो Yes, जाएगा? yes, यस sir. सर। अच्छा, नीचे वाले में चूंकि 2 मोल प्रेसिपिटेट बना है, AgNO3 एक्सेस है, इसका मतलब है कि इससे कितना मोल Cl निकलता होगा? 2 मोल Cl निकलता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका फार्मूला रहा होगा NH3 5 Cl और 2 Cl बाहर। नीचे वाला की बात करें तो नीचे वाले में 3 मोल प्रेसिपिटेट मिल रहा है। इसका मतलब ये रहा होगा कंपाउंड कुछ इस तरह से CONH3 6 एंड बाहर में Cl3। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये पता चला कि ये जो कंपाउंड बना था, ये कंपाउंड, इसमें क्लोरीन, वो क्लोरीन जो आयनाइजेबल है वो है ही नहीं। इसमें आयनाइजेबल क्लोरीन 1 है, आयनाइजेबल क्लोरीन 2 है, आयनाइजेबल क्लोरीन 3 है। ठीक है, एक और बर्नर्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया था प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी का, लेकिन ये तुमको पढ़ना है नहीं, बता देंगे इसको आगे क्वेश्चंस लिख बता देंगे। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा बर्नर एक्सपेरिमेंट। अगर हम तुमसे पूछे ये जो 4 कंपाउंड हमने लिखा है, कौन कौन सा कंपाउंड, ये A B C D, संजना बताएगी इस चारों कंपाउंड में किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा? किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा अगर सबका इक्विमोलर सॉल्यूशन ले तो? मतलब कुछ ऐसा है कि 4 वेसल है, चारों में सॉल्यूशन है, एक में A है, B है, C है, D है, और सबका 0.1 m सॉल्यूशन है। 0.1 m, 0.1 m, 0.1 m। किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होना मतलब किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, किसका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा, किसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, किसका एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा? डी। एक और डी।
हाँ बोलो संजना, डी का होगा, डी का क्या होगा? मतलब सब ज्यादा होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, है ना? डी का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, देन सी का, देन बी का, देन ए का, यही होगा, है ना? मतलब वन ऑफ फैक्टर बेसिकली देखना है। इसका वन ऑफ फैक्टर 1 है, इसका वन ऑफ फैक्टर 2 है, इसका वन ऑफ फैक्टर 3 है, और इसका वन ऑफ फैक्टर 4 है। मतलब जितना आयंस इसका 1 मोल लोगे, अगर इसका 1 मोल लोगे तो 4 मोल आयंस प्रोड्यूस करेगा, इसका 1 मोल 3 मोल आयन प्रोड्यूस करेगा, इसका 1 मोल 2 मोल आयन प्रोड्यूस करेगा, इसका 1 मोल 1 ही मोल आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये था बर्नर्ड एक्सपेरिमेंट। फटाफट कॉपी करो। कॉपी क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हटा दें इसको। Yes, sir. Terms related to complex compound. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पिछले दिन हम बताया नहीं, क्लास खत्म हो गया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू, अच्छा थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, अगर अनडू अनडू, हाँ देखो, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना? ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है या एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है? कहता है बताओ बताओ आयुष। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। ऐसे भी कोई भी सॉल्ट लिखा रहे, कोई भी कंपाउंड लिखा रहे, तो पहले केटायन लिखा जाता है, बाद में एनायन लिखा जाता है, तो ये केटायन है। तो केटायन वाला सेक्शन इसका कॉम्प्लेक्स है, इसलिए केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये भी केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, और ये भी केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। अब ये देखो, कॉम्प्लेक्स के अंदर देखोगे अगर, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर देखोगे, तो क्या क्या होगा? एक मेटल रहेगा, जनरली एक मेटल रहेगा, एक से ज्यादा मेटल भी हो सकता है, बट जनरली तुम्हारे सिलेबस में एक मेटल रहेगा। और बाकी जो भी रहता है उसको लिगेंड्स बोलते हैं। बाकी सब लिगेंड्स है। NH3 लिगेंड है, Cl माइनस लिगेंड है। तुमको जानना पड़ेगा कि NH3 है तो ये न्यूट्रल होगा, और Cl है अगर तो ये निगेटिवली चार्ज होगा। डिटेल बात हम करेंगे अभी, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक और चीज मेरे को याद आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ये रिलेवेंट तो है नहीं, बट बताया या नहीं बताया। चलो थोड़ा सा बता देते हैं, ऐसे पूछेगा नहीं है। देखो, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बर्नर्स ने एक कंक्लूजन निकाला था। कंक्लूजन ये था कि कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में जो CMA है, CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम, ये है मेटल एटम सेंट्रल, ये सेंटर में होता है, इस सब के बीच में होता है। कैसे बीच में होता है अभी पता चलेगा 10 मिनट बाद। तो CMA के पास, CMA सेंट्रल मेटल एटम के पास दो तरह का वैलेंसी होता है। एक प्राइमरी वैलेंसी होता है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होता है। प्राइमरी वैलेंसी अभी के टाइम में ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, और सेकेंडरी वैलेंसी अभी के टाइम में
कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। मेरे समझ से इसको इग्नोर करते हैं, है नहीं और डेटेड है तो ये पूछा नहीं जाएगा, तो आगे ही बढ़ते हैं। तो आगे हालांकि फिर उसको हम लाएंगे एक आध क्वेश्चन में, तो वहां पर समझा देंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें सबसे पहले तुमको देखना है CMA। CMA CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम। कई बार इसको तुम सेंट्रल मेटल आयन CMI भी बोल सकते हो, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो हर बार न्यूट्रल नहीं होता है, कई बार न्यूट्रल भी होता है, कई बार चार्ज भी होता है और जनरली पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसलिए CMA या CMI भी बोल सकते हो। ये जनरली कुछ और नहीं है, ये लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है। CMA कैसा रहेगा तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। अब सवाल है कॉम्प्लेक्स स्टेबल का क्या मतलब है? सर कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है इस तरह का, कोई कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है और ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है या कम स्टेबल है, इसका क्या मतलब है? जैसे देखो इसका मतलब क्या है बताते हैं। एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के, पोटेशियम FeCN6 और ये हो गया K4 कर दिए, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब देखो ये या नाम छोड़ दो, नाम बताएंगे। ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या कम स्टेबल है या अनस्टेबल है, इसका मतलब क्या है? इसको पानी में डालो, पानी में डिजोल्व करो, तो जो कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये टूटना चाहिए 4K प्लस और FeCN6 FeCN6 -4, बस। मतलब इसका 1 मोल 5 मोल, इसका 1 मोल 5 मोल आयन प्रोड्यूस करे। अगर इतना ही हो तो हम बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। बट अगर इसमें से कुछ आयंस, मतलब इसके अंदर जो आयंस है जैसे साइनाइड आयन है, अगर वो भी कुछ निकल जाए सॉल्यूशन में, तो वैसे केस में बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल है। दो कॉम्प्लेक्स है, एक ज्यादा स्टेबल एक कम स्टेबल, का मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स के सेंस में? जो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है उसके ब्रैकेट वाले पोर्शन से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा सॉल्यूशन में। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स है जिसका सॉल्यूशन बनाते हैं और ब्रैकेट वाले सेक्शन से कुछ आयंस निकल जाता है बाहर, तो हम बोलेंगे कि ये रिलेटिवली कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। चलो बाकी डिटेल स्टेबिलिटी और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आगे देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो CMA का रिक्वायरमेंट है सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम कैसा होना चाहिए ताकि कॉम्प्लेक्स स्टेबल बने? हम अभी स्टेबल वर्ड यूज किए हैं, इसलिए हम स्टेबिलिटी को डिफाइन किए थे। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए स्मॉल एटॉमिक साइज होना चाहिए, स्मॉल एटॉमिक साइज होना चाहिए, एटॉमिक साइज होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? हाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होना चाहिए, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होना चाहिए। और ऑर्बिटल खाली होना चाहिए लेस एनर्जी में, वैकेंट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑफ लेस एनर्जी।
अगर हम इस तीनों क्राइटेरिया की बात करें, देखो बड़ा सिंपल बात है, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होना चाहिए। चार्ज कौन सा होना चाहिए? सीए में है, लुईस एसिड में। जैसे ऐसे देखो, अभी हम लिखे थे ना K4Fe3CN6 Fe3CN6। इसकी बात करें तो देखो क्या होता है, 4K प्लस और जो Fe है इसके साथ इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए रहता है। कौन बनाए रहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? CN Cn माइनस साइनाइड आयन, है ना, Cn माइनस, ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, Cn माइनस Cn माइनस Cn Cn Cn। हर Cn पे एक माइनस चार्ज है, हालांकि हमने दिखाया नहीं है। चलो नहीं दिखाया है तो टोटल माइनस कितना हो गया? 6 माइनस हो गया। और आयरन पे टोटल प्लस कितना है? +2। इसका मतलब टोटल सॉरी सॉरी देखो इधर कितना चार्ज है पोटेशियम पे? 4 पॉजिटिव है ना। इसका मतलब इस पे क्या रहा होगा? -4 नेगेटिव -4। -4 इस पे रहा होगा -4। इसका मतलब अच्छा वो Cn पे क्या चार्ज रहा होगा? -1। माइनस आयरन पे क्या चार्ज रहा होगा फिर? +2 +2 है ना। तो देखो यही कॉम्प्लेक्स है, ऐसे ही रहेगा कॉम्प्लेक्स, ऐसे ऐसे। तो अब बताओ, इसमें इसको बोलते हैं CMA, सेंट्रल मेटल एटम। हालांकि यहाँ पे एटम नहीं है, आयन है। इसमें आयरन +3 है, आयरन +3 है। और ये जो Cn है ना, Cn एक्चुअली में Cn माइनस है। ये क्या है? ये CMA है। और ये जो Cn माइनस है इसको बोलते हैं लिगेंड। मतलब CMA को जो घेरे रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, वो लिगेंड कहलाएगा। अब CMA अच्छा रहे, क्या CMA को हम लुईस एसिड नहीं बोल सकते हैं? CMA कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लोन पेयर एक्सेप्ट ही कर रहा है ना। यस सर। तो अच्छा, अब CMA बढ़िया CMA हो, मतलब ऐसा CMA हो कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल बना है। इसके लिए CMA के पास क्या कैरेक्टर होना चाहिए? स्मॉल एटॉमिक साइज, छोटा एटम होना चाहिए, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज? जनरली पॉजिटिव चार्ज, जनरली पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा तो लिगेंड को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ लेस एनर्जी, मतलब अब आयरन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, उसी में ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड Cn माइनस बना रहा होगा। आयरन के पास वैकेंट ऑर्बिटल में Cn माइनस अपना लोन पेयर को डोनेट कर रहा होगा। तो ये जो आयरन के पास ऑर्बिटल वैकेंट है वो लेसर एनर्जी में रहे। लेसर एनर्जी में रहे मतलब Fe के न्यूक्लियस के करीब रहे। ऐसा रहने का फायदा क्या होगा? Fe का न्यूक्लियस इस लिगेंड के लोन पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, जिसके वजह से ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, जिसके वजह से कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, पानी में जाने पर भी ये अलग नहीं हो पाए। तो CMA बढ़िया हो, कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो, इसके लिए CMA को स्मॉल एटॉमिक साइज का होना चाहिए, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होना चाहिए, जनरली पॉजिटिव। जनरली वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जनरली पॉजिटिव चार्ज वाला या न्यूट्रल एटम ही कॉम्प्लेक्स बनाता है, नेगेटिव चार्ज वाला रेयरली बनाता है चूंकि, इसलिए हम जनरली वर्ड यूज कर रहे हैं। और वैकेंट ऑर्बिटल तो होना ही चाहिए, वो भी लेस एनर्जी में हो तो अच्छी बात है। लेस एनर्जी, अच्छा बताओ मेरे को, कौन लेस एनर्जी है? इसके हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। N = 1 2 3 4 5। लेस एनर्जी कौन है? 1 2 3 4 5 कौन लेस एनर्जी है हाइड्रोजन एटम के केस में? 1 सर 1 लेस एनर्जी और 5 ज्यादा हाई है ना। ज्यादा तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे लेस एनर्जी बोलने का मतलब ये है कि ऑर्बिटल खाली तो हो और वो ऑर्बिटल
न्यूक्लियस के नजदीक हो तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखो ये सब जो क्राइटेरिया है कि स्मॉल एटॉमिक साइज होना चाहिए, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ये सब जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट में होता है। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट में ये होता है। हालांकि एफ ब्लॉक एलिमेंट जनरली डी एंड एफ ब्लॉक में ये होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स जनरली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट बनाता है। लेकिन फिर भी हम जनरली वर्ड यूज कर रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट का भी कॉम्प्लेक्स बनता है, पी ब्लॉक एलिमेंट का भी कॉम्प्लेक्स बनता है, बट ज्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स बनता है जो तुमको पढ़ना है। एफ वाला तो पढ़ना भी नहीं है, हालांकि एफ का भी बनता है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्राइटेरिया डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ही जनरली होल्ड करता है। तो इतना कुछ का जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जितना याद रह जाए, ठीक है। तो ये हो गया CNA। इसके बाद हम बढ़ेंगे लिगेंड के तरफ। लिगेंड कैसा होता है, किसको लिगेंड बोलते हैं, तो इसके बाद हम देखते हैं लिगेंड। लिगेंड जनरली अगर साइन के अकॉर्डिंग बात करें, चार्ज के अकॉर्डिंग बात करें, तो 3 तरह का होता है, निगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड। और अगर डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग बात करें, ये डेंटिसिटी क्या होता है, इसके लिए मिलते हैं, फिर से लॉग इन करो, है ना, क्योंकि अभी ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो